हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। मेगा रिसर्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और देन आपका समय ना वेस्ट करते हुए नॉन स्टॉप पे चलता हूं। ठीक है, नॉन स्टॉप की सबसे पहले पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आप सबको नॉन स्टॉप का क्लासिफिकेशन एंड नॉन स्टॉप का जो है थैलेस स्ट्रक्चर्स एंड नॉन स्टॉप का आपका थैलेस स्ट्रक्चर्स के बारे में और हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। ओके, तो देन मैं नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए, रो बाय रो आपको डेली टू डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप कंप्लीट करते रहिएगा, नहीं आपके लिए ब्रॉडर रहेगा। ओके, मैं प्रयास करूँगा कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का। आज के लेक्चर्स में मैं चलूँगा कि इसका सेल स्ट्रक्चर्स, पर्टिकुलर एक सेल लूँगा, सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, सेल के अंदर पाया जाता है तो किस कारण वो कलर अपीयर करता है, किस कारण सेंटर में क्या पाया जाता है, ठीक है, पेरीफेरी में क्या पाया जाता है, उसके सरफेस एरिया पे क्या पाया जाता है जिस कारण वो कलर अपीयर होता है। जो ब्लू कलर देता है ना, बताया था, अगर नॉनस्टॉप को आप देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लू कलर में अपीयर रहेगा। तो ब्लू कलर किस लिए देता है वो मैं देखता हूँ। ठीक है, वो आपको इस वीडियो में देखा जाएगा। ओके, देख लेना। ठीक, और उसके बाद मैं चलूँगा रिप्रोडक्शन में। ये यहाँ पे भी आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे जब नॉन स्टॉप की बारी आएगी तो यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं विदाउट ट्रू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इस पर ट्रू नहीं होता। ठीक है ना, जिस कारण से ये क्या करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कम्प्लीटली एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ओके, और यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये बहुत बहुत ही यहाँ पे कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आपका लेक्चर में। ठीक है, आराम से देखिएगा, लिखिएगा, समझ में आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलिए ठीक है, चलते हैं। द सेल आर स्फेरिकल आर राउंडेड इन स्ट्रक्चर। स्फेरिकल मतलब स्फेयर में, स्फेयर मतलब गोले आकार का, या तो राउंडेड शेप का होता है। ठीक है, स्फेयर में स्फेयरी, स्फेयर मतलब अगर मैं ऐसे कैसे करूं, ठीक है, ये पॉइंट ये यहाँ से लूँ और ये ऐसे घुमाते हुए पूरा स्फेयर एक गोला बना दो तो वो स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, स्फेरिकल आर राउंडेड इन शेप। ठीक है, स्फेरिकल आर राउंडेड इन शेप एंड द सेल आर म्यूकोपॉलिमेरिक। म्यूकोपॉलिमेरिक एसिड, एक म्यूकोपॉलिमेरिक एसिड आपने सुना होगा, जिसकी ये मेम्ब्रेन्स बनी हुई होती हैं, जिस कारण से ये बोला जाता है कि म्यूकोपॉलिमेरिक सेल्स। ठीक है ना, इसे इसकी सेल्स म्यूकोपॉलिमेरिक एसिड्स की बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू द पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका, देखिए सेंट्रल, यहाँ पे दो वर्ड आया है, न्यू वर्ड है, सेंट्रोप्लाज्म एंड क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म क्या होता है, ये पेरिफेरी, बाहर की सरफेस पे जो चीज, ये सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा। समझ गए ना, प्लाज्मा आप सुने होंगे, जब साइटोप्लाज्म पढ़े होंगे ना, तो साइटोप्लाज्म को दो प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया है। जब आप इसका स्ट्रक्चर सब आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें डिवाइड किया गया है दो प्लाज्मा में। जब इसके प्लाज्मा होते हैं ना, साइटोप्लाज्म होते हैं ना, साइटोप्लाज्म मतलब जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है ऐसा प्लाज्मा, वो प्लाज्मा दो प्रकार से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। पहला सेंट्रोप्लाज्म, दूसरा आपका सेंट्रोप्लाज्म, पहला सेंट्रोप्लाज्म, दूसरा आपका क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म में दो में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब सेंट्रोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रोप्लाज्म आपका कलरलेस स्ट्रक्चर्स होता है, कलरलेस होता है। ठीक है ना, सेंट्रोप्लाज्म आपका कलरलेस होता है, जो कि सेंटर में अपीयर होता है। ठीक है ना, सेंट्रली सेंट्रोप्लाज्म कलरलेस स्ट्रक्चर होता है, बल्कि उसके कंपैरिजन में आपका क्रोमोप्लाज्म जो है ये क्या करता है कि ये पेरिफेरल पेरिफेरल लेयर पे पाया जाता है, जो कि पेरिफेरल लेयर पे पाए जाने के कारण साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जो उसके अंदर होते हैं, इसके अंदर साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जिससे ये ग्रीन कलर अपीयर करता है। ग्रीन कलर इसमें विजिबल होता है, ग्रीन कलर अपीयर होता है। ठीक है ना, इसमें ग्रीन कलर इस वजह से अपीयर होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का दिखने का मेन यहाँ पे मेन फंडा ये है कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो भी पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में भी। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ से, द प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू द पेरिफेरल क्रोमोप्लास्ट एंड सेंट्रल सेंट्रोप्लास्ट। पेरिफेरल पे क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है एंड सेंट्रल पे सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से पेरिफेरल से याद रखिएगा, यहाँ पे कोई
जैसे क्रोमोसोम्स है ना, तो क्रोमो ऐसे अगर नहीं याद होता है तो यहाँ क्रोमोसोम्स से याद रखिएगा। क्रोमोसोम्स हर वक्त साइड में मतलब पेरिफेरी के मतलब सतह पे पाए जाएंगे, सतह पे मतलब पेरिफेरी हो गया ना, ये पेरिफेरल लेयर हो गया, पेरिफेरी, ठीक है ना, सतह पे पाए जाएंगे। ओके, तो जब पेरिफेरल क्रोमोप्लास्ट एंड सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म, सेंट्रल में सेंट्रोप्लाज्म पाए जाएंगे, वो तो ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। द क्रोमोप्लास्ट हैव अ पिगमेंट, जो आपका क्रोमोप्लाज्म होता है उसमें एक पिगमेंट्स होता है, वो पिगमेंट साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होता है। जो इसमें क्रोमोप्लाज्म होता है उसका एक पिगमेंट्स होता है, वो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होता है, और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के कारण ही ये ग्रीन कलर अपीयर हो पाता है इसमें, ग्रीन कलर आपका अपीयर हो पाता है इसमें। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आज सिलेबस लेंदी है और आप सबको लेकर भी चलना है, साथ में लेकर भी चलना है, ये रहे कि हाँ एक 1 ईयर के अंदर आप सबको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गया, जो पाए जाने के कारण ये जो है कलर अपीयर होता है, ग्रीन ग्रीन कलर। द सेंट्रल कलरलेस, सेंट्रल जो होता है सेंट्रोप्लाज्म जो होता है, ये देखिए सेंट्रोप्लाज्म हो गया, ठीक है। सेंट्रोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मास पाए जाते हैं उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कलरलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा कलरलेस स्ट्रक्चर होते हैं। एंड सेंट्रोप्लाज्म इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल होता है, ठीक है ना। सेंट्रोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है ना, सेल का न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे यही पाया जाता है सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। इट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव टाइप सेल बोले इतना, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल इज लेक्स न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना, इज लेक्स न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर इज लेक्स न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, इज लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे केवल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ओके, मैंने ये पहले भी कह चुका हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा सा कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल इज लेक्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे क्या है आपका, जैसे इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल इज लेक्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे लेक्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं एंड न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म को चलते हैं। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं पेरीफेरी एंड सेंट्रल। पेरीफेरी में क्रोमोप्लाज्म हो गया, ठीक है, पेरीफेरी में क्रोमोप्लाज्म हो गया, पेरीफेरी में क्रोमोप्लाज्म हो गया एंड सेंट्रल में सेंट्रोप्लाज्म हो गया, ठीक है। पेरीफेरी में क्रोमोप्लाज्म हो गया एंड सेंट्रल में सेंट्रोप्लाज्म हो गया। ओके, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, नॉन स्टॉप रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली, नॉन स्टॉप केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ पे देखिएगा नॉन स्टॉप रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटली एब्सेंट हेयर, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, नहीं पाया जाता, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, एब्सेंट नहीं कंप्लीटली एब्सेंट होता है, उसके पाए जाने की संभावना यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रकार के अपने रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे अपेयर होता है, ठीक है। इतना आप देख लिए हैं। अब चलिए फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंट के द्वारा अलग होते हैं, मतलब फ्रेगमेंट के द्वारा अलग होते हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, फ्रेगमेंट्स जो है ऑटोमेटिक एक एक, जैसे ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स यहाँ से अलग हो गए, ठीक है, इनके इनके फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ा इनका अलग हो गया, एंड देन आपका ये एक जगह जाकर के किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएंगे, देन आपका फॉर्म कर देंगे एक, देन आपका एक फॉर्म कर देंगे एक अपना न्यू थैलस, अपना न्यू थैलस एक फॉर्म कर देंगे। हार्मोगोनिया हो गया, एकाइनिट्स हो गया, हेट्रोसिस्ट हो गया, हेट्रोसिस्ट उसके मिडल रीजन में पाया जाता है, जो कि
नाइट्रोजन से फिक्सेशन करता है। अगर वो एक सेल जा करके कहीं से अटैच हो गया तो वो भी फॉर्म कर देगा। इंडोस्पोर हो गया, इंडोस्पोर के द्वारा अगर हो गया तो कर देगा, ठीक है ना। किसी न किसी प्रकार से मतलब इतने इतने ज़्यादा स्पोर्स पाया जाता है, वो भी एसेक्सुअल या मतलब एसेक्सुअल या तो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कम्प्लीटली एब्सेंट। और यहाँ पे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रल एंड क्रोमोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म एंड क्रोमोप्लाज्म आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एंड क्रोमोप्लाज्म बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाय द फ्रेगमेंटेशन जैसे देखते हैं कि द कॉलोनी, फ्रेगमेंटेशन है क्या, फ्रेगमेंट के द्वारा अलग होते हैं, फ्रेगमेंटेशन है क्या, ठीक है ना। द कॉलोनी मे बी ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स टू ड्यू टू द मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स, मैकेनिकल कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई ना कोई बाहर से हमारे को मतलब कोई ना कोई जैसे उसको टच कर गया, या तो कोई ना कोई उसे रैप्चर्ड कर दिया ना, उसको कोई ना कोई रैप्चर्ड कर दिया बीच से, ठीक है ना। तो वो मैकेनिकली वो डी अटैच हो जाता है अपने बॉडी से। मैकेनिकल या फिजियोलॉजिकल कोई ऐसी कंडीशन आई जो कि मैकेनिकल या तो खुद से द्वारा जो वो प्रोड्यूस की गई, या तो फिर किसी बाहर के द्वारा, बाहरी के द्वारा उसको कुछ ना कुछ उसको डैमेज कर दिया गया, उसके सेल को डैमेज कर दिया गया बाय द, जैसे अगर फ्लो एंड फ्लॉट में बाढ़ वगैरह आ गई, ज़्यादा आ गई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर उसको वो क्या कहते हैं, उसको फ्रेगमेंट से अलग हो गया, तो इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है ना। यहाँ पे बाय द फ्रेगमेंटेशन हेल्प करता है ना। फ्रेगमेंटेशन है क्या बताता हूँ। दिस कॉलोनी में बी ब्रेक्स इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू द मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स। ईच फैक्टर्स हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू द न्यू कॉलोनी। ईच जो ईच इसका 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 फ्रेगमेंट्स है, वो क्या करता है, द फ्रेगमेंट्स हैव अ कैपेबिलिटी, इसके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, वो इसके पास पावर होती है टू एक नए कॉलोनी को फॉर्म बनाने की, एक नए कॉलोनी की बनाने की। कैसा करता है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे, यहाँ से देखो ये फ्रेगमेंट्स मान चलो कोई ना कोई मेरे को एक वेव, बहुत तेज वेव आई, इसको इतना काट करके इतना ये अलग कर दिया, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक, या ये यहाँ पे आ गया, ये ट्रांसफर हो गया, और ये सेक्शन हमारा पूरा कट के अलग हो गया, ये वाला सेक्शन आपका कट के अलग हो गया, ठीक है ना। ये दोनों अलग हो गया। तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये डेवलप एक नए थैलस का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए कैपेबल है, ठीक है ना। जब इसको कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो ये दैट्स लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना। इसकी तरह ही स्ट्रक्चर्स वो बना लेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था कि अपना एक नए थैलस को डेवलप करने के लिए ये कैपेबल होता है, ठीक है। अपने आप सेल्फ मतलब सेल्फली अगर अपने अपने शरीर से अपने मतलब जैसे हम लोग का हाथ है, हैंड है, अगर वो हैंड अपने मतलब इससे अलग हो जाए, यहाँ से बीच से आप काट दो, तो ये सेल्फ डेवलप नहीं कर सकता। जैसा कि अगर लेजार्ड के टेल में देखते हैं, लेजार्ड के जब आप टेल में देखते हैं तो उसमें टेल में क्या होता है कि वहाँ पे देखेंगे तो उसके इसके पास कैपेसिटी होती है। आप कुछ दिन बाद देखेंगे, एक बार काट के अलग कर देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि दोबारा रीजनरेशन की, ठीक है ना। उसके वहाँ से फिर से एक 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 पूंछ निकल आएगी, लेकिन उसकी जो पूंछ कट गई है उससे एक लेजार्ड नहीं बन सकती, ठीक है ना। उससे एक लेजार्ड नहीं बन सकती, बल्कि इसकी उसके पास एक रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, कि उस फिर से जनरेट कर जाए, ठीक है। जहाँ से पूंछ कटी रहती है वहाँ से फिर से जनरेट कर जाता है, ओके। यहाँ पे यही है कि नॉन स्टॉक अगर ये थैलस अलग हो गया कट करके, मतलब कुल सबको मान लो, सबको अलग कर दो, सबको अलग कर दो, ठीक है ना। तो ये एक नया थैलस को फॉर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। एक अपना नया थैलस बना लेगा इन द फेवरेबल कंडीशन। इसको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसी कंडीशन में अपना एक नया थैलस फॉर्म कर लेगा, ओके। और जो है हेट्रोसिस्ट अगर सिंगल भी हो, हेट्रोसिस्ट अगर सिंगल भी हो तब पर भी इसके पास मतलब यूनिसेलुलर हो तब पर भी इसके पास कैपेसिटी है कि अकेला ही फॉर्म कर सकता है। और बाय द ये पेयर एंड दो या तीन के पेयर में जब रहते हैं तभी ये फॉर्म करते हैं एक नया थैलस, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरा एक बार में सोच रहा हूँ यार 3 लेक्चर में आपका नॉन स्टॉप ऐसा 3 मतलब 3 के रेशियो में ऐसे बनाए रहूँ और आपका पूरा खत्म करने का पूरा प्रयास करूँ, ठीक है।
और आप सब प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। यहाँ पे एकदम प्रॉपर नोट्स मिलेगा आप सबको, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा। समझने का प्रयास आप बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं था, बस फ्रेगमेंट्स के द्वारा अलग हो जाते हैं बाय द मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल किसी न किसी फैक्टर से अलग हो जाते हैं एंड देन कैपेबिलिटी होती है कि ये एक नया थैलस फॉर्म कर लेंगे, ठीक है? यही होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।